अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद अज़ीम। आई होप सो तमाम एस्पायरेंट्स खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो है लेक्चर, इसमें हम कवर करेंगे पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट का चैप्टर नंबर 17 फाइनेंस अकाउंट एंड ऑडिट के बारे में। जो और इसमें जो हमारे पास सेक्शन स्टार्ट होता है वो सेक्शन 69 है, फंड से रिलेटेड। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम फंड्स, अकाउंट्स, ऑडिट्स और इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो सेक्शन 69 फर्स्ट जो है हमारे पास, a fund called the Punjab Enforcement and Regulatory Authority Fund shall be established for the purpose of this act, which shall vest in administered and controlled by the authority। ठीक है। तो एक्ट के अकॉर्डिंग जो है, एक्ट के मकासद के लिए जो पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का फ़ंड कायम किया जाएगा, और अथॉरिटी जो है वो इसको इन्फोर्समेंट के इंतज़ामात के लिए और अपने ऑपरेशंस के लिए मकासद को पूरा करने के लिए अथॉरिटी इस फंड को इस्तेमाल करेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, द फंड shall include sums received from the government for the purpose of this act, including rewards, cost of the enforcement, refund of fine, welfare initiatives and ancillary cost as permitted by the authority। ठीक है। तो फंड जो है वो हुकूमत पंजाब की जानब से एक्ट के नफाज के लिए मतलब बनाएगी, एक रकम होगी, ठीक है, जिनमें मुलाज़मों की सैलरी है, रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है, व्हिसल ब्लोअर को अगर कोई इनाम देना है, या मतलब ऑपरेशनल कॉस्ट मैनेज करनी है, या कोई इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस करने हैं, तो वो सारे के सारे इस फंड्स के थ्रू ही मैनेज किए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, द फंड शेल आल्सो इंक्लूड एनी अदर रिसिप्ट में बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है। तो फंड में वो दीगर अखराजात भी शामिल होंगे जो कि गवर्नमेंट जिनको अप्रूव करेगी, ठीक है। उसके बाद द फंड शेल बी मेंटेन्ड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड मैनर। ठीक है। तो फंड्स जो हैं उनको एक जो तरीक़ाकार है उसके थ्रू ही इस्तेमाल किया जाएगा और मैनेज किया जाएगा। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं होती हैं वो फंड्स के थ्रू नहीं की जाएंगी, वो जो है इन्फोर्समेंट स्टेशन खुद से मैनेज करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, नो अमाउंट शैल बी विदड्रॉ फ्रॉम द फंड्स बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, ड्राइंग और डिस्पर्सिंग ऑफिसर, डीडीओ जिसे कि हम कहते हैं, ठीक है, जो कि फंड्स को मैनेज करता है, विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द अथॉरिटी। ठीक है। तो अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर कोई भी जो ड्राइंग और डिसबर्सिंग ऑफिसर है, मतलब जिसने फंड्स, वो ऑफिसर होता है जिसके पास फंड्स को निकलवाने का या यूज़ करने का राइट होता है, तो वो अथॉरिटी की अप्रूवल के बगैर किसी भी फंड्स को निकलवा भी नहीं सकता और ना ही उसे यूज़ कर सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, द अथॉरिटी में ऑथराइज द हियरिंग ऑफिसर टू विदड्रॉ एंड disburse reward, whistleblower rewards, enforcement cost, advance refund of fine, welfare initiatives and other permitted ancillary cost। तो हेयरिंग अथॉरिटी जो है वो हेयरिंग ऑफिसर को ये राइट्स देगी कि वो अनामात, विसल ब्लोअर को जो इनाम देना है और एक्ट शेड्यूल को नाफज करने के लिए जो भी चीज़ें हैं वो जो है वो मैनेज जिसने करनी है वो हेयरिंग ऑफिसर होगा, ठीक है। तो हेयरिंग ऑफिसर जो है इन सारे जो मामलात हैं, इनाम देना, किसी को फ़ाइन करना या इन्फोर्समेंट कॉस्ट्स को मैनेज करना, ये उनके पास राइट होगा और वो फंड्स के थ्रू इसको मैनेज कर रहे होंगे, और वो जो फंड्स होंगे वो अथॉरिटी के अप्रूवल से यूज़ हो रहे होंगे। उसके बाद जो है इसमें वो है, इन केस ऑफ डेफिसिट रेवेन्यू द गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड नेसेसरी फंड्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अथॉरिटीज़ फंक्शन। ठीक है। तो अगर जो है वो अथॉरिटी के पास फंड्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, और फॉर एग्जांपल एक बजट अप्रूव होता है और बजट में जो फंड्स थे वो अप्रूव हुए थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस, इन्फ्लेशन या किसी भी अदर रीजंस की वजह से वो फंड्स कम पड़ जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो उन्हें नेसेसरी फंड्स जो हैं वो अगेन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद अकाउंट्स आ जाता है, सेक्शन 70 आ जाता है, द अथॉरिटी शैल मेंटेन प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड इंक्लूडिंग इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द प्रिस्क्राइब मैनर। तो अथॉरिटी जो है वो अपनी जो माली सरगर्मियों का मुकम्मल रिकॉर्ड रखेगी, ठीक है। उसमें जो है आमदन उनकी कितनी हो रही है, इनकम कितनी है, ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्चे उनके कितने हैं, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितनी है। मींस एसेट से मुराद ये है कि वो जो गाड़ियाँ वगैरह हैं या बड़ी कैम्स हैं, उसके बाद इन्फोर्समेंट स्टेशन की जो चीज़ें हैं वो एसेट्स हैं, और लायबिलिटीज़ जो हैं वो जैसे कि गाड़ियों की मेंटेनेंस है या और अदर चीज़ें हैं, बिल्स वगैरह, तो वो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर मेंटेन करेगी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को, ठीक है। उसके बाद जो है सेक्शन 71 है बजट से रिलेटेड, द अथॉरिटी शैल प्रिपेयर एन एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर शोइंग एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड
expenditure including enforcement station and submit it to the government for approval, ठीक है। तो अथॉरिटी जो है वो प्रिपेयर करेगी एनुअल बजट को और गवर्नमेंट को देगी कि वो उसे अप्रूव करे, ठीक है। और उसका एस्टिमेट वो कैसे करेंगे, वो जो रिसिप्ट्स होंगी एक्सपेंडिचर्स की, उनके थ्रू वो जो है वो इसका एक एस्टिमेट लगाएंगे कि सालाना बजट कैसे तैयार करना है, उसके अखराजात क्या होंगे। वो अपने अखराजात को देखते हुए मतलब एक बजट तैयार करेंगे और जो गवर्नमेंट है वो उसकी अप्रूवल देगी। उसके बाद सेक्शन 72 आ जाता है ऑडिट से रिलेटेड। The accounts of the authority shall be audited annually by the Auditor General of Pakistan and any other qualified auditor or ऑडिट एजेंसी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अथॉरिटी के जो रिकॉर्ड्स होंगे, जो फाइनेंशियल्स उन्होंने मेंटेन किए होंगे, उनका जो ऑडिट है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान कर सकते हैं, ठीक है, वो करेंगे। या अगर गवर्नमेंट किसी और क्वालिफाइड ऑडिटर या ऑडिटिंग एजेंसी को अप्रूव करती है, ठीक है, विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट अगर अप्रूव करे तो उसका ऑडिट वो कर सकते हैं, नहीं तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 73 है एनुअल रिपोर्ट, ठीक है। तो एनुअल रिपोर्ट को बेसिकली कैसे मेंटेन किया जाएगा और कैसे सबमिट किया जाएगा। विद इन 3 months of the close of financial year, the authority shall submit an annual performance report to the government, which shall be laid before the provincial assembly within 90 days, ठीक है। तो 90 days, और ये आपने नंबर्स वाले एमसीक्यूज मस्ट याद करने, 90 डेज, और यहाँ पे भी जो है वो 3 months उन्होंने मेंशन किया है, ठीक है, विद इन 3 months। तो ये भी 90 डेज ही बनते हैं, दोनों को घुमा के ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो ऑडिट है वो जो है अथॉरिटी का जो ऑडिट होगा वो 90 डेज के अंदर, 3 months के अंदर जो है वो गवर्नमेंट को दिया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो उस ऑडिट को 90 डेज के अंदर, 3 months के अंदर प्रोविंशियल असेंबली में पेश करेगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास द रिपोर्ट शैल इंक्लूड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड ऑडिटर रिपोर्ट्स, ठीक है। तो जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसमें क्या क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट्स होंगी, अकाउंट स्टेटमेंट्स होंगी और ऑडिट की रिपोर्ट्स होंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट है द रिपोर्ट शैल इंक्लूड अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट ऑफ वर्क एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अथॉरिटी एंड इन्फोर्समेंट स्टेशन। उसमें जो है वो बड़ी डिटेल रिपोर्ट होगी जिसमें अथॉरिटी की एक्टिविटीज़ और इन्फोर्समेंट स्टेशन के जो अखराजात हैं उनके बारे में भी, मतलब माली सरगर्मियों के बारे में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जो लास्ट है हमारे पास द रिपोर्ट शैल इंक्लूड any other matters as prescribed or considered appropriate by the authority। इस रिपोर्ट में वो तमाम चीज़ें होंगी जो जो अथॉरिटी के मतलब मामलात के लिए हुई होंगी, मतलब फाइनेंशियल्स यूज़ हुएंगे अथॉरिटी के मामलात को पूरा करने के लिए। और भी ऐसी सरगर्मियाँ जैसे कि कोई फॉर एग्जांपल इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं या कुछ भी ऐसा होता है, तो उसके भी जो अखराजात होंगे वो भी रिपोर्ट में शामिल होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है चैप्टर 18, मिसलेनियस का चैप्टर है ये, और इसमें हमारे पास जो फर्स्ट सेक्शन है वो सेक्शन 74 है, डेलीगेशन ऑफ पावर। तो इसमें डेलीगेशन ऑफ पावर में क्या है, कुछ प्रोविजंस हैं, मतलब कुछ शर्तें हैं कि किन किन कंडीशंस में जो पावर्स हैं वो डेलीगेट की जा सकती हैं और कौन कौन सी पावर्स डेलीगेट होंगी और कौन सी ऐसी पावर्स हैं जो कि डेलीगेट नहीं की जा सकती, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने की बहुत ज़रूरत है कि अथॉरिटी कौन सी पावर्स जो है वो डेलीगेट कर सकती है और कौन सी ऐसी पावर्स है जिनके राइट्स या इख्तियार अथॉरिटी के पास भी नहीं है कि वो आगे किसी और को डेलीगेट कर सकती हैं। द अथॉरिटी में बाय ऑर्डर डेलीगेट any of its powers or functions to the board, any other body, agency, committee, or its members or employees subject to conditions and restrictions स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। तो अथॉरिटी जो है वो बाय नोटिफिकेशन बाय ऑर्डर जो है वो एक्ट के नफाज के लिए, एक्ट और लॉ के नफाज के लिए अपने इख्तियारात जो है वो बोर्ड को, एनी अदर बॉडी, किसी और इदारे एजेंसी को या किसी जो एम्प्लॉय है उसको जो है वो मुंतकिल कर सकती है। बट वो एक स्ट्रिक्ट जो है शराइत होंगी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, ठीक है, कंडीशनल होंगी, ठीक है, कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस होंगी। तो उनको फॉलो करते हुए जो अथॉरिटी है वो कुछ इख्तियारात जो है अपने वो इन एजेंसीज को, बोर्ड को या एम्प्लॉयज़ को दे सकती है और कुछ जो है वो नहीं दे सकती। तो इसमें प्रोविजंस में यही एक्सप्लेन किया गया है, पावर टू फ्रेम अमेंड रिपेल रेगुलेशंस शैल नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। तो पावर जो है
वो किसी चीज़ को अमेंडमेंट करने की या रिपील करने की रेगुलेशंस को, वो अथॉरिटी के पास राइट नहीं है कि वो किसी को मुंतकिल कर सके। उसके बाद क्या है, पावर टू फॉर्मुलेट और प्रूव एनी पॉलिसी गाइडलाइंस और प्रोसीजर शैल नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। तो जो पावर है किसी चीज़ को, एक तो है फ्रेम और अमेंड करने की, दूसरी है फॉर्मुलेट और प्रूव एनी पॉलिसी। अप्रूवल की भी पॉलिसी किसी को और को नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि देखें, बोर्ड जो है, एनी अदर एजेंसी या कमेटी या मेंबर जो है कि इससे नीचे आते हैं, तो उनके पास ये पॉलिसी मेकिंग का राइट नहीं वो दे सकते। उसके बाद क्या है, अप्रूवल ऑफ एनुअल रिपोर्ट, एनुअल बजट एंड ऑडिट अकाउंट्स कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। तो जो फाइनेंस से रिलेटेड मामलात हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, एनुअल बजट्स हैं, ऑडिट्स हैं, वो भी डेलीगेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद जो है, पावर टू ग्रांट अथॉरिटी टू अपॉइंटिंग ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर शैल नॉट बी डेलीगेटेड। तो ड्राइंग और डिस्बर्सिंग ऑफिसर को अपॉइंट करने के जो राइट्स हैं, जो पावर है, वो भी एलोकेट नहीं की जा सकती। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, पावर टू मेक डिसीजंस ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स शैल नॉट बी डेलीगेटेड। तो ऑडिट रिपोर्ट्स जो होंगी उन पे कोई डिसीजन जो बिल्ड करना है, उसके भी जो राइट्स हैं वो डेलीगेट नहीं किए जा सकते। उसके बाद जो है वो है, पावर टू डिटरमिन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ एम्प्लॉय शैल नॉट बी डेलीगेटेड। तो एम्प्लॉयज़ ने काम कैसे करना है, उनकी क्या कंडीशंस होंगी, उनकी सर्विसेज के जो रूल्स हैं, जो सारी मतलब उनके डिसिप्लिन हैं, वो भी डेलीगेट नहीं किए जा सकते। वो भी राइट सिर्फ अथॉरिटी के पास है कि उसने ही उनको बनाना है। उसके बाद पावर टू constitute a committee or fill vacancies in a committee shall not be delegated, ठीक है। तो कमेटी बनाने का इख्तियार या जो खाली सीट्स हैं वहाँ पे जो हायरिंग करनी है उसका जो राइट्स हैं वो भी डेलीगेट नहीं किए जा सकते, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है सेक्शन 75, पब्लिक सर्वेंट्स। ऑल पर्सन्स एक्टिंग और appropriating to act under the act shall be deemed to be public servant under section 21 of the Pakistan Penal Code 1860, ठीक है। तो एक्ट के तहत जो भी बंदा इस एक्ट के नफाज के लिए काम कर रहा होगा वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होगा, और वो पाकिस्तान पीनल कोड एक्ट 21 के अकॉर्डिंग जो है वो सरकारी मुलाजिम तस्वर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, सेक्शन 76 है, नो लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट authority board or their member or employee for the act or omissions done in good faith under the act rules or regulation, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, सेक्शन 76 जो है इंडेमनिटी के बारे में है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये अगर गुड विल के अंदर रहते हुए कोई आपसे गलती हो जाए, आप अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन आपसे कोई काम गलत हो गया, ठीक है, तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि आप पे उस केस में कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो ये इसमें वही एक्सप्लेन किया गया कि नेक नीति के ऊपर अगर आप एक्ट और शेड्यूल लॉ के नफाज के लिए कोई काम कर रहे थे, अथॉरिटी बोर्ड हो गया या अरकान हो गए उसके या मुलाजमीन हो गए, अगर उनसे कोई मतलब वो गुडविल में काम कर रहे थे लेकिन नहीं हुआ, कोई गलत काम हो गया, तो उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन पे कोई केस फाइल नहीं होगा, ठीक है, इन केस ऑफ गुडविल, ठीक है। अगर नेक नीति में है, अगर नहीं है तो फिर तो डेफिनेटली फाइल होगा। उसके बाद जो सेक्शन 77 है वो है ओवर राइडिंग इफेक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, 77(1) है, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी रीड इन कंजंक्शन विद शेड्यूल लॉ टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, ठीक है। तो एक्ट और शेड्यूल लॉ जो है कवानीन के नफाज के लिए इस हद तक की मतलब देखा जाएगा जैसा कि एक्ट में लिखा गया है, कोई उसकी खुद से ट्रांसलेशन या तशरीह नहीं की जाएगी, ठीक है। उसकी जो कंजंक्शन है उसको ऐसे ही देखा जाएगा जैसे शेड्यूल लॉ में है। उसके बाद, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी अदर लॉ, प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल टेक प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर लॉज, ठीक है। तो किसी भी दूसरे लॉ में अगर कोई चीज़ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल सीआरपीसी का कोई सेक्शन आ जाता है या कोई और अदर लॉ आ जाता है, जैसे फंडामेंटल राइट का एक चैप्टर आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में, और वहाँ पे एक चीज़ है जो कि पैरा के लॉ से ऑपोजिट है, तो पैरा के लॉ को जो है वो मतलब उस पे बर्तरी होगी या कह लें कि ओवर राइडिंग पावर होगी, पैरा के लॉ को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जितने भी ऑफेंस हैं वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल हैं, तो अब सीआरपीसी में तो कुछ आपके जो हैं वो बेलेबल भी हैं, कुछ नॉन बेलेबल हैं, कुछ कॉग्निजेबल हैं, कुछ नॉन कॉग्निजेबल हैं। लेकिन जहाँ पे दोनों मतलब एक्ट्स कन्फ्लिक्ट करेंगे, तब वहाँ पे क्या होगा कि जो पैरा के एक्ट्स या लॉज होंगे उनको
जो वो ज़्यादा पावर मिलेगी या उनको कंसीडर किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और इनकंसिस्टेंसी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल प्रिवेल। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर तजादम हो जाता है तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो पैरा के लॉज होंगे उनको नाफज कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, ऑर्डर्स मेड अंडर द एक्ट शैल हैव अफेक्ट डिस्पाइट इनकंसिस्टेंसी विद एनी अदर लॉ और इंस्ट्रूमेंट। तो वही है कि एक्ट के तहत जारी करदा अहकामात जो हैं वो अगर किसी दूसरे लॉ से मतलब नहीं मैच करते तो फिर भी जो इम्प्लीमेंटेशन है लॉ की वो होगी। मतलब एक चीज़ वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही है, लेकिन पैरा के लॉ के अगेंस्ट अंडर रहते हुए आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसको करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसको आपने वो पैरा का लॉ जो है वो उससे मतलब बरतरी ले जाएगा वहाँ। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो पावर टू मेक रूल्स है। द गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। तो गवर्नमेंट जो है वो सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो मकासद के लिए कवायद बना सकती है। ठीक है, और उनको गजट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है वो रूल्स को पब्लिक करेगी और उसके बाद वो वर्किंग में आएँगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 79 है, पावर टू फ्रेम रेगुलेशंस। द अथॉरिटी में फ्रेम रेगुलेशन नेसेसरी टू कैरी आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट सब्जेक्ट टू द एक्ट अंडर द रूल्स। ठीक है, अथॉरिटी एक्ट के नफाज के लिए जो है वो ज़रूरी उसमें जो है वो रेगुलेशंस जो है वो फ्रेम कर सकती है, मतलब अमेंडमेंट्स कर सकती है, चेंजेस कर सकती है। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट में डायरेक्ट अथॉरिटी टू मॉडिफाई और omit एनी रेगुलेशन अगेंस्ट द एक्ट रूल्स और पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, हुकूमत जो है वो अथॉरिटी को मतलब राइट देगी कि वो एक्ट और शेड्यूल में तरमीम कर सकते हैं अगर वो अवाम के मतलब फ़ायदे में नहीं है और उनको नुकसान पहुंच रहा है अवाम को। ठीक है, उसके बाद पावर टू अमेंड शेड्यूल। द गवर्नमेंट में अमेंड द शेड्यूल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। जो भी अगर आपने चेंजेस करनी है या लॉ के अंदर होनी है वो ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन के थ्रू ही होनी है, ताकि पब्लिक को पता चल जाए कि कौन कौन से चेंजेस हो रहे हैं या कौन कौन सी अमेंडमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, उसके बाद जो 81 है गाइडलाइन से रिलेटेड है। अथॉरिटी में इशू गाइडलाइंस और कोड ऑफ कंडक्ट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की अप्रूवल से जो है वो गाइडलाइंस में चेंज करेगी। ठीक है, और मतलब रूल्स बनाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है 81(2) है हमारे पास, वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस शैल बी रेफर्ड फॉर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास 81(2) है, वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस शैल बी रेफर्ड फॉर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, अगर कोई उन लॉज की या उन गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करता है तो उस पे कानूनी। उसके बाद जो है वो है हमारे पास 81(2) है, वायलेशन ऑफ गाइडलाइंस शैल बी रेफर्ड फॉर एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, अगर उन ज़ाब्ता अखलाक या रूल्स की कोई वायलेशन करता है कोई एम्प्लॉय या कोई भी दूसरा अदर पर्सन करता है, प्राइवेट पर्सन भी करता है, तो उस पे जो है वो एक्ट शेड्यूल लॉ के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी और अथॉरिटी को भेजा जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ है। ठीक है, लास्ट सेक्शन है और इसके बाद जो है हमारा जो है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 82 वो हमें क्या कहता है, द गवर्नमेंट में इशू ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन टू रिमूव डिफ़िकल्टीज इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्ट प्रोवाइडेड सच ऑर्डर्स आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्ट। तो एक्ट और शेड्यूल लॉ की इम्प्लीमेंटेशन में अगर कोई डिफ़िकल्टीज आती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर्स इशू करेगी और उन डिफ़िकल्टीज को रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे और एक्ट के नफाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे तो गवर्नमेंट उन्हें बाय ऑर्डर बाय नोटिफिकेशन उन्हें जो है वो ख़त्म कर सकती है। इसी के साथ जो है वो हमारा पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 जो है वो कंप्लीट होता है। तो इंशाल्लाह हम जो है नेक्स्ट जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। तो इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।